बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स कैटेगरी फ्रिक्शन चैप्टर 5 हम कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने पहले 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवा दिए। अपने लेक्चर नंबर 6 तक आर्टिकल भी करवा चुका हूँ। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। कहते हैं रॉड 4 फीट लॉन्ग है, रेस्ट ऑन अ रफ फ्लोर अगेंस्ट स्मूथ एज ऑफ अ टेबल ऑफ हाइट 3 फीट। वो रॉड क्या है, वो सपोर्टेड है उसकी एक साइड 3 फीट के हाइट वाले टेबल के अगेंस्ट, ठीक है, और एक साइड ओबियसली उसकी जो होगी वो फ्लोर पे होगी। इफ रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग व्हेन इंक्लिनेशन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, वो कहता है कि अगर जो रॉड है वो पॉइंट ऑफ स्लिपिंग पे हो, यानी ऐसी पोजीशन में हो कि उस टेबल के कॉर्नर से वो स्लिप हो रहा हो, गिर रहा हो, तो उस सूरत हाल में जो एंगल बन रहा हो उसका फर्श के साथ वो 60 डिग्री का हो, फर्श का मतलब फर्श के साथ जो 60 डिग्री का हो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस आपने जो म्यू की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अब उसने यहाँ पे जो टेबल है उसको स्मूथ लिया, लेकिन फ्लोर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है जो फ्लोर ऊपर कहा है रफ फ्लोर कहा है, लेकिन फ्लोर रफ है तो टेबल स्मूथ है, तो इसका मतलब है फ्लोर की फ्रिक्शन होगी और टेबल की नहीं होगी। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और मज़ीद इसको देखते हैं। फिर किसने क्या कहा है, इसने कहा है जी कि एक 4 फीट, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं जो कि हमारे पास 3 फीट का टेबल है। तो ये हमारे पास एक 3 फीट का टेबल है, ठीक है, और ये फ्लोर है, ठीक है जी। ये जो है टेबल की जो है वो लेंथ उसने बताई है वो है 3 फीट, और वो जो रॉड है जी वो कैसे है, इन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग उसने कहा है कि ए रॉड 4 फीट रेस्ट ऑन अ फ्लोर अगेंस्ट द स्मूथ एज ऑफ अ टेबल ऑफ हाइट 3 फीट इफ द रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। पॉइंट ऑफ स्लिपिंग मीन्स के वो ऐसे रॉड है, इस पोजीशन में है, रॉड जो है वो पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है, तो इसका मतलब है उसका जो कुछ हिस्सा है वो टेबल के जो उसका कॉर्नर है, जो उसका एज है उसके ऊपर होगा, और आधा हिस्सा उसका आगे भी होगा। यानी चले मैं इस पॉइंट को ए बी और इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अब ये ए सी, ये मत समझिएगा कि ये टोटल लेंथ है रॉड की, क्योंकि रॉड क्योंकि स्लिप है, गिर रहा है, तो इसका जो है कुछ ना कुछ हिस्सा सी जो पॉइंट है टेबल का एज है उससे पीछे भी है। अभी मतलब ये गिर रहा था, अभी कुछ हिस्सा इसका अभी बाकी था एज को क्रॉस करने में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है, तो अब इसका मतलब ये है कि इसका अगर ये जी मैं सेंटर पॉइंट लेता हूँ रॉड का, तो इसके सेंटर से एक वेट मैं ले लेता हूँ रॉड का, वो डब्ल्यू आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं ए बी सी, इसको मैं जी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं जी कह देता हूँ। ये जी वो पॉइंट है जो जहाँ से इसका वेट है। और इसके अलावा मेरे पास एक नॉर्मल फोर्स होगी फ्लोर की आर, क्योंकि आर है तो ये फ्लोर क्या है, ये फ्लोर जी है रफ, तो म्यू आर इसकी फ्रिक्शन होगी। अगर रॉड इस तरफ जाता है तो इसकी अपोजिट इस तरफ फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शन होगी, क्योंकि इसकी तो फ्रिक्शन होगी क्योंकि ये पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है, तो इसका कुछ हिस्सा ये इधर भी है रॉड का भी वो स्लिप होना बाकी है, तो इसके ऊपर ये इस डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स होगी एस। एक और उसने बात की थी कि वो जो रॉड का एंगल है वो क्या है, व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री द हॉरिजॉन्टल, जब वो गिर रहा था तो हॉरिजॉन्टल जो था फ्लोर उसके साथ उसका एक जो एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल, ये वो 60 है। अगर ये 60 है, ये तो हमें पता है ये 90 है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर 30, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो 3 एंगल्स का सम 180 है। जब ये 60 है ये 90 है, तो 60 प्लस 90 करेंगे तो आपके पास 150 आएगा, और पीछे 30 बचता है, तो वो 30 आपके पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से ये चीज़ें आ गई हमारे पास। और हमारे पास क्या है, ये राड की मैंने लेंथ ले ली है 3 फीट है, और उसने कहा है कि जो टोटल राड है ना वो आपके पास 4 फीट है। अब राड टोटल पता नहीं उस कहाँ तक जा रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका सेंटर पॉइंट पता है जी। अगर ये सेंटर पॉइंट जी है राड का, तो ए जी कितना हो जाएगा, फिर ए जी हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि हाफ फिर 4 का 2 ही बनता है। अगर जी राड का सेंटर है तो ए जी फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 फीट आ जाएगा। ये ए जी जो है ये हमारे पास 2 फीट आ गया। इसके अलावा और हमारे पास कोई फोर्स नहीं है फ़िलहाल। अब हम क्या करेंगे, इस एस को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूँ। इसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजेंटल, क्या, एस cos 30, और एक इसका आएगा वर्टिकल कंपोनेंट एस sin 30। ठीक है, मैंने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ये एंगल अगर आपके पास 30 है तो ठीक है, ये ये चीज़ें आ गई। अब ये 30 कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये वाला जो एस के एंगल है ये है 90। ठीक है, अगर ये 90 है, 90 में से ये 30 माइनस करें, ये 90 में से ये 30 आप निकाल दें, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये होगा 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल तो 90 था, उस 90 में से ये मैंने 30 निकाल दिए, ये वाले निकाल दिए, तो पीछे ये बचते 60। अब इसके अलावा ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये 90 है, उस 90 में से ये 60 निकाल दें, तो ये बनता है 30, या डायरेक्ट कह दें ये 30 है तो ये भी 30 होगा, जैसे आपको समझ आती है। तो ये हमारे पास इस तरह जी इसकी कुछ आ जाएंगी फोर्सेस। अब जो जो भी चीज़ें हैं अब हम उनको थ्योरेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है। तो ये सारी चीज़ें अब हमने ले ली हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एस क्या है, एस जो है वो है नॉर्मल फोर्स ऑफ वॉल है। ठीक है, और आर क्या है हमारे पास, आर है नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्लोर है। और इसके अलावा हमारे पास ए जी भी है जो कितना है 2 फीट है। इसके अलावा हमारे पास बी सी है जो कितना है 3 फीट है। ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। इसके अलावा हम लिखते हैं द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द रॉड आर शोन इन द फिगर। द फोर्सेस आर acting on the rod are shown in figure। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी म्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि सारा कुछ हो तो क्या करें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और वो क्या होता है, वो म्यू होता है। तो हमने ये म्यू फाइंड करना है। तो हमने करना क्या है, हमने इस म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सारा कुछ हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तमाम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो अब हम क्या करते हैं, dissolving the forces horizontally and vertically। The forces horizontally and vertically। ठीक है, तो अब हम इन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जी जो म्यू आर है, ये म्यू आर इस तरफ जा रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे अब हम एस नहीं लेंगे, एस की जगह पे जिसको कंपोनेंट है एस cos 30 और एस sin 30 इनको लेंगे। तो म्यू आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा एस cos 30 की, क्योंकि म्यू आर इस तरफ है और एस cos 30 इस तरफ है। तो म्यू आर जो है वो इक्वल आएगा एस cos 30। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इसी तरीके से मेरे पास जो
आर है, ये आर ऊपर जा रहा है और इसमें क्या होगा, एस साइन 30 होगा। ये आर और एस साइन 30 क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर हैं तो ये दोनों ऐड होके इनके अपोजिट डायरेक्शन में डब्ल्यू है इसकी इक्वल आएंगे, यानी आर प्लस एस साइन 30 इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, सॉरी 2 क्या है, इक्वेशन 2 है हमारे पास आर, इसमें ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू, ये एस साइन 30 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा। एस और साइन 30 हमें पता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो एस जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई है जी आर की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, म्यू है तो आर की जगह पे आ जाएगा डब्ल्यू माइनस s/2 इज इक्वल टू एस। अब ये जो cos 30 है, cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमने क्योंकि s को निकालना है तो पहले हम म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू s/2 इज इक्वल टू s√3/2। ये s वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा s√3/2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू s। अब मैं s को कॉमन ले लेता हूँ, मैं x को जब कॉमन ले लूँगा तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा √3/2 प्लस क्या आ जाएगा म्यू आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या है म्यू डब्ल्यू है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 जो है बना लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पॉइंट ए जो है, ये वाला पॉइंट ए, इसके अबाउट हमने मूवमेंट लेना है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट में से निकलने वाली जो फोर्सेस होती हैं उनका डिस्टेंस उससे ज़ीरो होता है तो उनका मूवमेंट ज़ीरो होता है। लिहाजा म्यू आर और आर का तो मूवमेंट आएगा ज़ीरो। तो पीछे हमारे पास बचती हैं डब्ल्यू, या फिर आप एस के कंपोनेंट को लें या फिर एस को लेंगे, क्योंकि एस की जगह पे उसके कंपोनेंट आ जाएंगे, या फिर आप एस लें तो बेहतर है कि हम एस लेते हैं। तो ये दो फोर्सेस का ही मूवमेंट होगा, डब्ल्यू का और एस का, क्योंकि मैं मूवमेंट्स को उसके कंपोनेंट्स को नहीं छेड़ रहा। तो टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए, हाँ जी, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए, हम पॉइंट ए के अबाउट जो है वो मूवमेंट लेते हैं। तो अब हमारे पास जो पॉइंट ए के अबाउट जब हम मूवमेंट लेंगे तो ये रहा हमारे पास पॉइंट ए। तो इसमें हमारे पास एक डब्ल्यू आएगा और एक फोर्स आएगी एस। इसलिए ये डब्ल्यू जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, ये ए ई होगा, क्योंकि ये अगर डब्ल्यू है आपके पास, ये डब्ल्यू है तो इसका ये वाली लाइन जो है इससे परपेंडिकुलर है। तो डब्ल्यू का जो है वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा डब्ल्यू डॉट ए ई इज इक्वल टू दूसरी फोर्स है हमारे पास एस। एस का जो ये देखें ना, एस का मैंने कहा था आपको ये है 90 डिग्री, ये तो ए सी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एस इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 का नाम देता हूँ। अब हमें क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने के लिए ए ई और ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। हमारे पास जो ट्रायंगल्स है कुछ इस तरह है।
ए ई निकालने के लिए हम छोटे ट्राइंगल ए ई जी का यूज़ करेंगे। अगर हम एंगल 60 को लेते हैं तो इस लिहाज से हमारे पास 60 के लिहाज से हमारे पास एंगल 60 के लिहाज से इस ट्राइंगल में 60 के सामने क्या आ जाएगा, 60 के सामने वाली जो साइड है वो आ जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये आ जाएगी हमारे पास बेस, ये 90 है, ये 90 है हमारे पास, ये 90 के सामने क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि फाइंड करना चाहते हैं बेस, तो बेस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है जी बेस बाय हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, काज होता है, लेकिन यहाँ पे काज 60 होगा। क्यों काज 60 होगा, क्योंकि हम 60 के लिहाज से इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं। हम ए ई जी वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम इस ट्राइंगल के ऊपर हेडिंग भी दे देंगे कि इन ट्राइंगल ए ई जी में हम काम कर रहे हैं। तो बेस क्योंकि हमने फाइंड करनी है जो कि हमारे पास ए ई है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल में हमारे पास ये ए जी है। ये आ जाएगा हमारे पास ए जी इज इक्वल टू कास 60। कास 60 को मैं फिलहाल कास 60 ही लिखता हूँ। ए ई हमने फाइंड करना है, और ए जी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो ए जी है ना, ये 2 फीट है। तो ए जी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ए जी हमारे पास 2 फीट है। तो यहाँ से फिर ये कास 60 और ए ई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कास 60 क्या होता है, क्योंकि जो कास 30 होता है वो होता है स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन कास 60 क्या होगा, 1/2। ये 2 से कट जाएगा, और ए ई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1। तो ये ए ई की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। अब हमने वैल्यू निकालनी है ए सी की। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बड़ी ट्राइंगल जो है ए बी सी, इसको यूज़ करेंगे ए बी सी को। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं इधर इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ए बी सी में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए सी चाहिए, ये ए सी हमें चाहिए। तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें ए सी क्या है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है, जिसमें हाइपोटेनियस आता हो। तो हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर बाय, हाँ जी, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए सी। तो इस ट्राइंगल में मैंने बताया कि हमारे पास जो ए सी है इस ट्राइंगल में वो है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम ऐसा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जिसमें ए सी आता है, तो वो बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन अल्फा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है इस ट्राइंगल में, जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास बी सी, यानी बी सी बाय ए सी आ जाएगा, बी सी बाय ए सी आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए सी चाहिए। तो ए सी को मैं इधर ले जाता हूँ, साइन अल्फा को इधर ले आता हूँ, यानी बी सी आपके पास डिवाइडेड बाय साइन अल्फा नहीं आना, सॉरी यहाँ पे आना है साइन 60 आना है। अल्फा की जगह पे क्या है, 60 है। ये साइन 60 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए सी जो इधर था ये ए सी उधर चला जाएगा और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो बी सी है ना वो है जी 3 फीट। तो बी सी की जगह पे हम क्या रख लेंगे, बी सी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और साइन 60 क्या होता है, साइन 60 हमें पता है कि वो होता है स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी। अब यहाँ से ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3 साथ मल्टीप्लाई बाय 2 है और डिवाइडेड बाय क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो यहाँ से मेरे पास जो ए सी की वैल्यू बन सकती है वो कुछ इस तरह आ सकती है, ये इससे कट जाएगा तो ए सी जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 से कट गया है
2√3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है जी, ये ए सी की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये ए सी भी आ चुका है और ए ई तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया था। अब ये हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। एस भी हमारे पास है, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of AE, AC and S in equation 4। ये इक्वेशन 4 है हमारे पास। W साथ क्या है AE, AE हमारे पास क्या है, वो है 1 इज इक्वल टू आगे क्या है S है। तो S हमारे पास क्या है, S जी हमारे पास है, S की जगह पे हम लिख लेंगे, S की तो वैल्यू हमने निकालनी नहीं है। यहाँ से ये है कि हमने क्या करना है, अभी हमने S की वैल्यू नहीं पुट करनी, S नहीं पुट कर रहे, सिर्फ हम S को ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। S की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करना आसान होगी कि मैंने S को ऐसे ही लिख दिया। तो ए सी मेरे पास निकला है 2√3, ये S है जी। S को मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ से अगर मैं S की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी W/2√3। तो ये मेरे पास S की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्योंकि S की वैल्यू नहीं थी, ये यहाँ पे अब हम S की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में और वहाँ से म्यू निकालेंगे। तो हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, म्यू W इज इक्वल टू S की जगह पे क्या आ जाएगा, W/2√3 और इसके बाद ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, √3 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमें म्यू चाहिए तो किसी तरीके से म्यू दोनों जो है ना वो हम एक साइड पे ले जाने की कोशिश करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा म्यू W, तो ये हो जाएगा, इस वाली नीचे वाले टर्म को नीचे से करें, ऊपर वाले को ऊपर से करें, तो हो जाएगा आपको अलग अलग ही कर दे, W/√3 2 टर्म क्या हो जाएगा 4 और साथ इसके √3 आ जाएगा, प्लस ये आपके पास आ जाएगा W म्यू और ये 4/√3 हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम म्यू वाली वैल्यू एक साइड पे लेके आते हैं। म्यू वाली वैल्यू, ये W को इधर से काट सकते हैं, लेकिन मैं चले यहाँ पे ये W कट गया, इधर से भी काट दे तो भी ठीक है। तो ये म्यू और ये वाली वैल्यू माइनस म्यू इधर आके ये क्या आ जाएगा 4√3 हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये √3 से कट हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/4 आ जाएगा। क्योंकि मैं म्यू फाइंड करना, तो यहाँ से मैंने म्यू कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 - 1/4 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अंदर से जो है वो एलसीएम लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, म्यू एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4√3, ये भी आ जाएगा 4√3 - 1 इज इक्वल टू 1/4। ये 4 से कट जाएगा और यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें तो हमारे पास म्यू कुछ इस तरह आएगा, ये √3 इधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली सारी वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी जी। कौन सी वैल्यू, 4√3 - 1, तो ये सारी वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आगे कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेटर में आपने √3 की वैल्यू निकालनी है और उधर √3 की वैल्यू निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और √3 की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.292। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो आज हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको इसकी समझ आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी कुछ सपोर्ट मिले और मैं जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के इसी तरीके से अपलोड करता रहूँ और आपकी हेल्प करता रहूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।